देवभूमि उत्तराखंड की गोद में, जहां हिमालय की ठंडी हवाएं और कुमाऊं की प्राकृतिक सुंदरता एक नई ऊर्जा का संचार करती है। उसी कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में स्थित है आम्रपाली यूनिवर्सिटी। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम कैंपस कॉलिंग में। आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित आम्रपाली यूनिवर्सिटी की, जो आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां स्थापित कर रही है। रोजगार परक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से यह विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को जीवन में सफलता की नई दिशा प्रदान कर रहा है। साल 1999 में मॉडर्न एकेडमी एजुकेशनल सोसाइटी के रूप में स्थापित यह संस्थान आज एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के रूप में हजारों युवाओं के सपनों को साकार कर रहा है। तो आइए आपको सैर कराते हैं आम्रपाली यूनिवर्सिटी की। पिछले कई वर्षों की गौरवशाली विरासत को समेटे ये विश्वविद्यालय मात्र एक शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि हजारों सपनों की उड़ान का गवाह है। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल के हल्द्वानी शहर में स्थित आम्रपाली यूनिवर्सिटी का ये कैंपस आधुनिकता और परंपरा का एक अनूठा संगम है। यहाँ की आबो हवा में न केवल पहाड़ों की ताजगी है, बल्कि यहाँ की फिजाओं में भविष्य के निर्माण की गूंज भी सुनाई देती है। कैंपस कॉलिंग के आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे इस यूनिवर्सिटी को, जिसकी अलग अलग फैकल्टीज देश और राज्य को नए हुनरमंद पेशेवर दे रही है। हमारे साथ आम्रपाली यूनिवर्सिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर संजय डिंगरा जी हैं। आइए उनकी मुलाकात आपसे कराते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम कैंपस कॉलिंग में। सबसे पहले हम इस बात से शुरुआत करना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी की एकेडमिक एक्सीलेंस को बढ़ाने के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? देखिए, एकेडमिक एक्सीलेंस को बढ़ाने के लिए प्राथमिकताएं जो सभी यूनिवर्सिटीज़ की होती हैं या किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, वही हमारी हैं कि रोज़गार उन्मुख शिक्षा प्रदान कर सकें, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दे सकें, वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें। आज की डेट तक अगर देखा जाए तो 19,000 बच्चे करीबन यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके कहीं ना कहीं रोज़गार में रत हैं देश विदेश में। तो हम चाहते हैं आने वाले बच्चों को और बेहतर सुविधाएं दे पाएँ, और जो प्रण हमने लिया है शिक्षा के प्रचार और प्रसार का, तो उसको कहीं ना कहीं हम खरे उतर सकें उस पर। रिसर्च, इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर को किस तरह से यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में स्थापित किया जा रहा है? रिसर्च और इनोवेशन के लिए अभी हमने इंक्यूबेशन सेल्स एस्टेब्लिश किया है यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके, और कोशिश ये है कि किसी तरह से नई चीज़ें डेवलप करके बच्चों को उसमें रत किया जाए, सो दैट रोज़गार सीकर की बजाय बच्चे रोज़गार प्रोवाइडर बन सकें। इंक्यूबेशन सेल होगा तो नई चीज़ें आएंगी, कुछ नया डेवलप करेंगे बच्चे और आगे बढ़ सकेंगे। तो जॉब सीकर की बजाय जॉब प्रोवाइडर बन सके बच्चे हमारे, यही एक सोच है हमारी। डॉक्टर साहब, जो आम्रपाली यूनिवर्सिटी से जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, किस तरह से जुड़ें और क्या क्या उनके लिए नए आयाम यहाँ पर मौजूद हैं, इस पर आप बात करें। एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स के अलावा कुछ नए प्रोग्राम्स भी हम प्लान कर रहे हैं अभी, जैसे कि शायद आने वाले टाइम में जल्दी हम लोग आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी प्लान कर रहे हैं, और उसके अलावा फार्मेसी हमारे यहाँ चल रहा है, इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, होटल मैनेजमेंट है, उसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तो और नए प्रोग्राम्स जैसी डिमांड आ रही है, जैसे अभी एआई की डिमांड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड डाटा साइंस, वो हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। उसके लिए नए एक्सपर्ट्स भी हायर किए हैं कुछ, और बाकी एक्सपर्ट्स भी हम लोग हायर कर रहे हैं, और रिक्वायर्ड जो सॉफ्टवेयर हैं और जो हार्डवेयर है वो भी हमने अभी प्रोक्योर किया है, ताकि बच्चों को लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के साथ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम वो सुविधा दे सकें। डॉक्टर साहब, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके लिए आपका जो मैसेज है वो क्या है?
स्टूडेंट्स के लिए तो हमारा यही मैसेज है कि ईमानदारी से अपना रोल अदा करें, जैसे हम भी कोशिश करें रहे ईमानदारी से। अब कितने खरे उतर पाएंगे हम भी, ये समय बता पाएगा। स्टूडेंट ईमानदारी से अपना रोल अदा करे, ईमानदारी से क्लासेस अटेंड करे, ईमानदारी से अपने प्रोजेक्ट्स पूरे करे, ताकि माँ बाप को भी तसल्ली हो, पेरेंट्स को तसल्ली हो दैट द अमाउंट दे आर स्पेंडिंग ऑन देयर एजुकेशन इट डजंट गो वेस्टेड। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि कहाँ कहाँ से माँ बाप पैसा लाके आप लोगों के लिए कर रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सभी समृद्ध परिवार से नहीं होते। तो कैसे माता पिता कहाँ से व्यवस्था कर रहे हैं लोन लेके या जैसे भी, तो कम से कम उनके साथ हम अन्याय ना होने दें, ना बच्चे होने दें और ना हम होने दें। ये हमारी सबकी नैतिक जिम्मेवारी है। और इसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने कुछ अभी बड़े बिजनेस हाउसेस जैसे IBM, HCL वगैरह के साथ हम लोगों ने MOUs किए हैं। होटल इंडस्ट्री में बड़े होटल्स के साथ MOU किए हैं, ताकि बच्चों को ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट वहाँ से प्रॉपर मिल सके और गाइडेंस मिल सके। साहब, आपने बहुत ही सुंदर और सटीक बातें हमारे साथ की, जिससे कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए निश्चित रूप से ये बातें लाभप्रद होंगी। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आम्रपाली यूनिवर्सिटी की इस जर्नी की शुरुआत हम करेंगे फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंसेज से। यहाँ विज्ञान और तकनीक केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है। छात्र यहाँ विज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों को व्यवहारिक जीवन में उतारना सीखते हैं। आधुनिक लैब और अनुभवी प्रोफेसर्स की देखरेख में यहाँ के युवा छात्र कल की चुनौतियों के लिए वैज्ञानिक समाधान खोज रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंसेस के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, और हमारे साथ में हैं डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर विक्रम सिंह। आइए आपकी मुलाकात उनसे कराते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कैंपस कॉलिंग में। आज जैसा कि हम इस कार्यक्रम में इस डिपार्टमेंट की बातचीत करेंगे, आम्रपाली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से आधुनिक तकनीकों की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है इस यूनिवर्सिटी में। इसके रिगार्डिंग बेसिकली हमने एक अपनी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लैब इस्टेब्लिश की है, और उस लैब में हमने जितने भी एडवांस सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उससे हमने उस लैब को कंप्लीट किया है, जिसमें आधुनिक तकनीक जैसे आप बता रहे हैं, तो हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मशीन हमने इस्टेब्लिश की है, मतलब हमने रखी गई है। तो इसकी वजह से हम एक पर्टिकुलर DNA है, उस DNA के मल्टीपल कॉपीज़ हम बना सकते हैं। तो ये हम क्या है, इसका हम बेसिकली यूज़ हम ये करते हैं कि उस DNA से मल्टीपल कॉपीज़ बन रही है, और उन DNA का हम फर्दर एनालिसिस भी कर सकते हैं और फर्दर डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम DNA सपोज हमने आइडेंटिफिकेशन करना है, तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस सप्लाई हमारे पास है, इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट्स हैं, पावर सप्लाई है, और एडवांस माइक्रोस्कोप हमारे पास है। माइक्रोस्कोप से हम एक सेल के अंदर जो हमारी ऑर्गेनेलीज़ हैं और सेल के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उनको हम विजुअलाइज़ करते हैं। और उसके अलावा एक और भी जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे उनको फुलफ़िल करके हमने अपनी लैब को पूरा कंप्लीट किया है। और फ्यूचर में हमारा हमारा पर्पज़ ये है कि हम अपनी ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब को हम और ज़्यादा इस्टेब्लिश करें और ज़्यादा एक्सपेंड करें, जिससे कि हम एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स हम उसमें ऐड करें, जिससे कि बच्चों को हम अच्छी शिक्षा हम दे पाएँ। और उसके अलावा हम अभी हमारा फ्यूचर में इस साल से हमारे पर्पज़ ये है कि हम एक एडवांस माइक्रोबायोलॉजी की लैब भी हम इस्टेब्लिश करें, जिससे कि स्टूडेंट्स को माइक्रोबायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट में है, फूड में है, तो उनकी वो आइडेंटिफाई कर सके, उनको डिटेक्ट कर सके और उनकी फर्दर करेक्टराइजेशन कर सकें। बायोटेक के क्षेत्र में करियर की क्या क्या संभावनाएं आप देखते हैं? अगर हम बायोटेक्नोलॉजिकल कैरियर प्रोस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें, तो इसके कैरियर प्रोस्पेक्ट्स जो है वो स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। बेसिकली अगर बायोलॉजी फील्ड की हम बात करें, तो ये बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ वास्ट एंड इमर्जिंग फील्ड इन द साइंस फॉर द बायोलॉजी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है बायोलॉजी की, अगर कोई बच्चा अगर बायोटेक्नोलॉजी की उसने शिक्षा ली है, तो उसके पास जो फ्यूचर उसको अपना इस्टेब्लिश अगर करना है, तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। जैसे बच्चा अगर हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में जा सकता है,
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जा सकता है। उसके अलावा अगर एडवांस शिक्षा अगर सपोज उसको अंडर ग्रेजुएट स्टडी के बाद इसको एडवांस स्टडी करनी है तो वो फॉरेन में भी अभी स्टूडेंट, जैसे अभी हम अपने स्टूडेंट्स को भी मैं प्रमोट करता हूँ कि आप अगर आपको फर्दर फॉरेन में अगर आपको स्टडी करनी है तो आप उसके लिए पीजी जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको प्रोग्राम ऑफर करती हैं, और स्पेशली फॉर द इंडियन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए पीजी लेवल पे वहाँ भी जा सकते हैं, और अगर और ज़्यादा एडवांस स्टडीज़ करनी है तो पोस्ट डॉक्टरेट लेवल या पीएचडी लेवल पे भी यहाँ फॉरेन जा सकते हैं। और उसके अलावा हमारे इंडिया में भी बहुत सारी वेल इस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी हैं जो कि वेल रिनाउंड हैं, जैसे लाइक JNU, DU, IITs। सो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए उन यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन को भी प्रेफर कर सकते हैं। और जॉब पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, जैसे अभी मैंने आपको बताया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है, हेल्थ केयर है, और एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा इतना ज़्यादा वास्ट है, तो एग्रीकल्चर में बच्चे हमारा यहाँ से स्टडी लेके एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन सकते हैं, टेक्निकल ऑफिसर बन सकते हैं। और इस जो हमारी जितनी भी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी हमारी जैसे बायर है, सिंजेंटा है, बहुत सारी हमारी इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उन इंडस्ट्रीज़ में ही बच्चों का इंटेक का ऑप्शन काफ़ी रहता है। तो बच्चे अगर उन इंडस्ट्रीज़ में जाएंगे तो उन इंडस्ट्रीज़ में अपना बेस्ट इनपुट देके हमारा जितना भी एग्रीकल्चर क्रॉप है उन क्रॉप का प्रोडक्शन कराएंगे, और उनका फर्दर जितना भी इम्प्रूवमेंट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स का यूज़ करके कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया हेल्थ केयर में, जैसे अभी हमारा कोविड आया था, तो कोविड में भी सब बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स नहीं, क्योंकि उनको बायोटेक्नोलॉजी की शिक्षा दी गई थी। तो कोविड इज़ बेसिकली किससे फैला था? विषाणु से ही फैला था ना, वायरस से। तो वायरस की शिक्षा हम बच्चों को देते हैं, हम बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि वायरस एक्चुअल में है क्या। तो जब तक बच्चों को यही नहीं पता है कि वायरस क्या है तो वो कैसे उसकी वैक्सीन बनाएगा। तो यही शिक्षा हम बच्चों को देते हैं एक्चुअल में वायरस क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे उसमें रेप्लिकेशन होता है। और कोविड में भी बेसिकली क्या था, कोविड में उसमें म्यूटेशन इतने ज़्यादा फास्ट हो गए थे उस वायरस में, देन इट कन्वर्टेड इनटू कोविड-19। तो हम बच्चों को यही शिक्षा इसमें देते हैं कि कैसे इसमें जेनेटिक म्यूटेशन जब DNA में होता है वायरसेस में, और वायरस इवन दो उसमें जेनेटिक म्यूटेशन की रेट काफ़ी ज़्यादा होता है ना। तो उसमें क्या है, जब कोविड-19 था तो कोविड-19 में म्यूटेशन रेट इतना ज़्यादा था तो साइंटिस्ट दे वर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कि व्हाट वर द कंसिक्वेंसेस ऑफ द म्यूटेशन। तो वो जो वैक्सीन का डेवलपमेंट था, वो वैक्सीन डेवलपमेंट इज़ बेसिकली गवर्न बाय द बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट। और इसके अलावा अगर हम हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो बच्चा एजुकेशन के फील्ड में भी जा सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर, साइंटिस्ट लेवल पे जा सकता है, और टेक्निकल ऑफिसर, टेक्नीशियन इनमें भी जा सकता है। तो अगर जॉब पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो बस जॉब पर्सपेक्टिव काफ़ी ज़्यादा है। और आजकल तो AI/ML का भी इंटीग्रेशन हो गया बायोटेक्नोलॉजी में, है ना। और बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होता है कि बायोटेक्नोलॉजी बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी एक सब्जेक्ट है। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम बच्चों को हम कोडिंग सिखाते हैं एक्चुअली। बेसिकली जो पहले कोडिंग क्या होता था, ये हम बीटेक स्टूडेंट्स उसको सीखते थे, लेकिन हम बायोटेक्नोलॉजी में भी हम कोडिंग का इम्प्लीमेंट करें, C, जावा, पाइथन का लैंग्वेजेस का यूज़ करके, जो हमारे लार्ज मल्टीओमिक्स डाटा होते हैं, तो उन डाटा की एनालिसिस करके, कोडिंग रन करके, प्रोग्राम डेवलप करके, अब जो लेबोरेटरी बेस्ड जो वेट लैब बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स पहले हम परफॉर्म करते थे, बेसिकली दे आर टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ज़्यादा कम्बर्जम होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें एक्सरसाइज भी होती है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं। तो आजकल जो इमर्जिंग फील्ड है दैट इज़ अ मल्टीओमिक्स, कि इसमें हम लैब में सिस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर का यूज़ करके और लैंग्वेजेस का यूज़ करके हम उसकी एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज़ की। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारा हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके जो भी डाटा आता है मल्टीओमिक्स का डाटा, लाइक द जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, मेटाबोलिमिक्स, एपिजीनोमिक्स, उसको हम कंप्यूटर में एनालाइज करके फिर डायरेक्ट हम उससे रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो मल्टीओमिक्स अगर बच्चा आजकल कर रहा है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स मल्टीओमिक्स, तो वो भी उसका बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है, तो उसमें भी बच्चा अपना कैरियर डेवलप कर सकता है। लाइक जैसे मैंने अभी आपको बताया AI/ML का इंटीग्रेशन हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी में, तो AI/ML इंटीग्रेशन का यूज़ करके भी बच्चा अपना कैरियर को डेवलप कर सकता है। आम्रपाली यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। तो इस डिपार्टमेंट में लैब्स और रिसर्च की जो सुविधाएं हैं वो किस स्तर की हैं, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। यहाँ अभी हमारा डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी न्यूली इस्टेब्लिश डिपार्टमेंट है, तो हमने अभी यहाँ वेल इस्टेब्लिश्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लैब प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश की है, जिसमें हमारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमारे पास ऑलरेडी फैसिलिटी है। हम उन बच्चों को इन एडिशन टू द टीचिंग, हम बच्चों को प्रैक्टिकल करवा के उनको लर्निंग बाय टीचिंग है ना, लर्निंग बाय टीचिंग करवाते हैं, कि जिससे कि बच्चा टीचिंग के साथ साथ, मतलब शिक्षा के साथ साथ प्रैक्टिकल हैंड्स के थ्रू वो चीज़ें सीख सकें। और फर्दर हमारा एम यही है कि हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब का फर्दर एक्सपेंशन करें, कि और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो हम उसमें इनकॉर्पोरेट करें, और
माइक्रोबायोलॉजी की लैब इस्टेब्लिश करें और फर्दर हम टिश्यू कल्चर लैब्स को इस्टेब्लिश करें, जिससे कि बच्चों को उस फील्ड में भी शिक्षा ग्रहण कर सके और उसका अनुभव ले सकें। स्कूलिंग के बाद, खासकर 12वीं के बाद, बच्चा और विद्यार्थी अगर बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जैसे बायोटेक्नोलॉजी जो है ये एक इमर्जिंग फील्ड है, तो बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए बायोटेक्नोलॉजी से बेहतर ऑप्शन अभी के कॉन्टेक्स्ट में तो मेरे ओपिनियन से कोई नहीं है। तो बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ट ऑप्शन फॉर द बायोलॉजी स्टूडेंट। तो बायोटेक्नोलॉजी ऑप्ट करके उसके बाद उसका वो क्या होगा कि बायोलॉजी के फील्ड में क्या क्या एडवांसमेंट है वो बच्चे को उसकी नॉलेज मिलेगी, बच्चे को उसकी समझ मिलेगी, तो बच्चा समझ पाएगा कि क्या क्या बायोलॉजी के। अभी 12th तक बेसिकली ये होता है कि बच्चा बायोलॉजी को सिर्फ पढ़ता है, लेकिन 12th के बाद जब हम बायोटेक्नोलॉजी की उसको एजुकेशन दे रहे हैं तो बच्चा ये भी सीखता है कि बायोलॉजी में एक्चुअल में क्या हो रहा है उसके अंदर। जैसे सपोज हम PCR की बात करें तो उसको पता चल रहा है कि हमारा DNA में कैसे रेप्लिकेशन होता है, या माइक्रोस्कोप में वो देखता है तो माइक्रोस्कोप में उसको पता चलता है कि कैसे सेल डिवीज़न हो रहा है। बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म हैं जो बायोटेक्नोलॉजी करके स्टूडेंट जो है वो सीख सकता है उन चीज़ों को। और अगर हम फर्दर कैरियर प्रोस्पेक्ट से अगर हम बात करें तो उसके बाद भी बच्चों के बहुत ज़्यादा ऑप्शन्स हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन मिलती है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था AI/ML का इंटीग्रेशन अगर बच्चा करे, AI/ML बायोटेक्नोलॉजी करे या बायोइन्फॉर्मेटिक्स ऐड करे बायोटेक्नोलॉजी में, तो उससे क्या होगा एजुकेशन का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी और उसका फर्दर जो है बच्चे का स्कोप भी बढ़ेगा इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कार्यक्रम में आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। It was a very fascinating and enthusiastic experience in Amrapali University, introducing myself as a biotechnologist in the Department of BSc Biotechnology. It was a great experience working in laboratories with certain equipment such as the pH meter, the calorimeter, the autoclave machine. There were several equipments we studied about and many more techniques we get to know. We had a great set of faculties which helped into my first year, as I'm a student of first year, second semester. It was a great experience with all the faculty members and teachers. They were really inspiring and motivating for us in every moment, and in laboratories, in classrooms, whatever we asked questions, they were very good. It was absolutely a very fantastic experience and I hope to look it forward. मेरा आम्रपाली यूनिवर्सिटी में एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था बिकॉज ऑफ यहाँ के टीचर्स। यहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। ये जितने भी डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के वो सामने इंटरेक्शंस करके उसे सॉल्व कर देते हैं, और कभी भी स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं होता कि वो नर्वस हो या फिर उनके सामने अपने डाउट्स को प्रेजेंट ना कर पाए। उसके अलावा यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, यहाँ का सराउंडिंग सुंदर है, और बाकी इस कॉलेज के स्टूडेंट्स भी अच्छे हैं और मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे अच्छा था। आम्रपाली यूनिवर्सिटी का एक और अहम डिपार्टमेंट है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। एक सशक्त राष्ट्र की नींव ने एक कुशल शिक्षक ही रख सकता है। यहाँ भविष्य के शिक्षकों को न केवल पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान दिया जाता है, बल्कि उन्हें आधुनिक शिक्षण पद्धतियों और बाल मनोविज्ञान में भी निपुण किया जाता है, ताकि वो कुमाऊं से लेकर कन्याकुमारी तक शिक्षा की अलख जगा सकें। वर्तमान में हमारे विश्वविद्यालय में के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में 3 प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला प्रोग्राम B.Ed 2 वर्षीय B.Ed प्रोग्राम है और जो 4 सेमेस्टर में होता है। और इस प्रोग्राम की हमारे विश्वविद्यालय में सबसे यूनिकनेस ये है कि ये प्रोग्राम में जो 16 वीक की इंटर्नशिप होती है और जो मैंडेटरी इंटर्नशिप होती है वो हमने 4 सेमेस्टर में रखी है। तो 4 सेमेस्टर में रखने की वजह से ये है कि बच्चे उस 4 सेमेस्टर में जॉब भी कर सकते हैं, जिससे कि वो इंटर्नशिप को अपनी पेड इंटर्नशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन द्वारा दी जा रही यूनिकनेस है B.Ed प्रोग्राम में। और दूसरा प्रोग्राम हमारा MA इन एजुकेशन है, जिसमें एजुकेशन के फील्ड में हायर एडवांस नॉलेज और रिसर्च के फील्ड को प्रमोट किया जाता है। तीसरा प्रोग्राम हमारा जो बहुत खुशी की बात हो इसी वर्ष से स्टार्ट होगा, हम एजुकेशन में PhD भी लेके आ रहे हैं, जिससे हमें पूरी उम्मीद है कि हायर रिसर्च के एरिया में और एकेडमिक एक्सीलेंस में इससे बढ़ोतरी होगी। हमारे यहाँ B.Ed का जो कोर्स संचालित किया जाता है, इसमें
देखिए बीएड तो बहुत जगह से किया जा रहा है, लेकिन कुछ विशेष बातें हैं हमारे यहाँ। हम कहते हैं कि बीएड क्यों, बच्चा हमारे यहाँ क्यों आता है, तो हमारे यहाँ जो एक कह सकते हैं सर्वांगीण विकास, उसकी ओर ज़्यादा ध्यान जाता है। हमारे यहाँ से जो अध्यापक का जो अच्छे तरह से उसको ट्रेनिंग दे करके भेजा जाता है, तो समाज में अपना उत्कृष्ट जो योगदान है वो दे पाता है। तो बाकी एक तो हमारा एक विशेषताएं हैं हमारी यूनिवर्सिटी की। हमारे यूनिवर्सिटी में जो इवेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज की जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा स्पोर्ट्स मीट है, आपका जो कहना चाहिए कि हमारा जो ये लक्ष्य ग्रीन ग्राउंड है ये भी एक आकर्षक है, और यहाँ पर बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ का भी मौका दिया जाता है। और मेंटल में जहाँ तक हम कहें, मानसिक विकास तो हम इतना अच्छे से करते हैं कि उनके ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं उनको भी हमने छोड़ा नहीं है, लेकिन उनके साथ साथ हमने जो अत्याधुनिक जो साधन है उनका भी हम उपयोग में ला रहे हैं। हमारे देखिए स्मार्ट टीवी पर हम बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं, और हमारे यहाँ जो सिमुलेटेड टीचिंग और वो है, तो उसमें आज के समय के हिसाब से आज की जो मांग है हमारे यहाँ स्कूल्स की, उसके अनुसार हम इनको प्रशिक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं। तो बीएड में हमारे बच्चे का एक तो हमारा क्या है, मेनली हमारे यहाँ बच्चे की उपस्थिति पर बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है। उसके लिए हमें बच्चे को जो इंटर्नशिप का एक प्रोग्राम है हमारा, हमने उसको बहुत ज़्यादा फोकस उस पर दिया था, प्रैक्टिकल वर्क पे ज़्यादा फोकस है हमारे यहाँ। इसीलिए हमने जो यहाँ पर इंटर्नशिप का प्रोग्राम किया है वो हमने अच्छी तरह से, ताकि वो उनको कहना चाहिए तैयार करके फील्ड में भेजने के लिए हम 4th सेमेस्टर में इंटर्नशिप रखा। और उसका हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है इंटर्नशिप 4th में होने का, कि उनका प्लेसमेंट सबसे प्लस पॉइंट है। वो जा कर के उसको फिर बाद में थ्योरी की चिंता नहीं होती। तो हमने थ्योरी पहले जितना कराना है 3 सेमेस्टर में करा के उसको हमने 4th में उसको इम्प्लीमेंट जो किया, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उसमें क्या बच्चों का प्लेसमेंट बहुत अच्छा हमारा हो गया। हमारा बच्चा 4th सेमेस्टर में ही कहना चाहिए सब स्कूल्स में अपना ऐसा योगदान दे रहा है कि वहाँ उनका जॉब पक्का हो जा रहा है। मैं बीएड द्वितीय सेमेस्टर का छात्र हूँ और मेरा बीएड करने का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है। और मैंने आम्रपाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन इसीलिए लिया था ताकि मैं आगे जाके एक भावी शिक्षक बन सकूं। और यहाँ आके मुझे यहाँ की फैकल्टी, यहाँ के टीचर वेल क्वालिफाइड, और उनसे जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ उसकी वजह से मुझे अपने सीटेट के एग्ज़ाम को क्लियर करने में भी बहुत सफलता प्राप्त हुई। और उनकी गाइडेंस की वजह से, और आम्रपाली यूनिवर्सिटी एक विख्यात यूनिवर्सिटी है और यहाँ आधुनिक तकनीकों से लैस यहाँ की जैसे कि डिजिटल लाइब्रेरी और डिजिटल क्लासरूम्स, आईसीटी लैब से लसित यूनिवर्सिटी हमें आगे जाके एक सुप्रसिद्ध शिक्षक बनाने में अच्छा योगदान देगी, जिसकी वजह से हम बच्चों का भविष्य और सुधार कर सकते हैं। मुझे बीएड करने का बहुत शौक़ था, लेकिन हमारे वहाँ पे बीएड नहीं होती थी। बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ता था बीएड करने के लिए। और फिर मैं यहाँ पे मैंने बहुत सुना था आम्रपाली यूनिवर्सिटी के बारे में, मेरे पापा यहीं के रहने वाले हैं, तो फिर मुझे ये हुआ कि आम्रपाली यूनिवर्सिटी से एक बार बीएड करनी चाहिए। मैंने यहाँ की बहुत बातें सुनी थी कि बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, टीचर फैकल्टी वगैरह बहुत कुछ सुना था, और यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा आम्रपाली का अनुभव बहुत अच्छा रहा। यहाँ के फैकल्टीज़ और सारी सुविधा मेरे लिए प्रभावशाली रही। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत पॉजिटिव है और डिसिप्लिन्ड है। यहाँ आके मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने का अवसर प्रदान हुआ। Today I would like to share my personal experience at the Amrapali University. So first of all, I chose this university because this provide the quality education and a positive learning environment. And currently I am pursuing the B.Ed course from the Amrapali University, and my experience is really very good there because all the faculty members of the B.Ed department are very supportive, highly qualified, and they always ready to help us. They not only help us in academics studies but also help us in the curricular activities and our personality development, our teaching skills, and many more. And overall my personal experience was there is very good because जो भी चीज़ें यहाँ पे मैं सीख रही हूँ टीचिंग स्किल से रिलेटेड चाहे वो आईसीटी से रिलेटेड हो, हम आगे जाके इस चीज़ का बहुत यूज़ करेंगे बच्चों को पढ़ाने में। एंड देन प्रेजेंटेशंस वगैरह जो हमें यहाँ पे सिखाई जाती है लैब्स में, वो हमारे आगे जाके बच्चों को पढ़ाने में बहुत काम आएंगी। आम्रपाली यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने काफ़ी रिव्यू फीडबैक लिए हुए थे एडमिशन करने से पहले। मैं जब यहाँ पर आई थी तो मिस्टर प्रकाश पांडे सर से मेरी बात हुई थी, तो मैंने उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई थी बिकॉज मैं मैरिड भी हूँ और मेरा एक 10 मंथ की छोटी बेबी भी है।
तो उसकी वजह से मेरा थोड़ा इशू हो रहा था अदर कॉलेजेस में एडमिशन की वजह से। तो मैंने जब यहाँ टीचर्स से बात करी और अदर फैकल्टीज़ से बात करी तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपनी अटेंडेंस कैसे यहाँ मैनेज कर सकती हूँ, मैं कैसे, और ऑफलाइन भी अगर मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ वो PDF वगैरह सब मुझे सेंड करते थे। उन्होंने हर तरफ से मेरी हेल्प करी। आम्रपाली यूनिवर्सिटी में आए हुए मुझे 2 साल हो गए हैं। मैं आपको इंटर्नशिप के बारे में बताऊंगा कि यहाँ जो इंटर्नशिप होती है B.Ed प्रोग्राम के अंदर, जिसमें हम 3 मंथ के लिए स्कूल में भेजे जाते हैं। कोई भी स्कूल हम ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से चूज कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। तो यहाँ जो भी चीज़ें हमें माइक्रो टीचिंग में या सिमुलेटेड टीचिंग में हमें सिखाई गई थी, उसको ही हम स्कूल में जाके अप्लाई करते हैं बच्चों पर। जैसे कि ब्लैक बोर्ड पर लिखना है, या उनको कोई प्रेजेंट करना है कोई चीज़, या कोई प्रोजेक्ट उनको बताना है, या उनकी जो है उनको कोई नई चीज़ सिखानी है या नया कुछ उनको बताना है, तो उसको हम कैसे बता सकते हैं और उनके साथ हम कैसे डील कर सकते हैं, ये हमें सिखाया जाता है। और उनको रीइंफोर्समेंट कैसे दिया जा सकता है जिससे कि वो आगे बढ़ सकें और घबराएं नहीं और अपने क्षेत्र में आगे काम कर सकें। आम्रपाली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उनमें से एक है स्पंदन एंड कार्निवल। कार्निवल में हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने का मौका मिलता है। जैसे मैंने इसमें कार्निवल जो हुआ था इस पे जो हमें एंकरिंग में मैंने पार्टिसिपेट किया था, और उसमें मैंने ये देखा कि एंकरिंग में जो मेरा पार्टिसिपेशन था उस वजह से मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत डेवलप हुई हैं। मैंने देखा कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्प्रूव हुआ है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया है जो कि मुझे हेल्प करेगा बाद में टीचिंग में। अगर मैं टीचिंग में जाऊँगी तो वहाँ पे भी ये कॉन्फिडेंस मेरा हेल्प करेगा मुझे। और बहुत सारे यहाँ पे परेड हुई थी, तो वहाँ पे हम कोऑर्डिनेट करके पूरी क्लास एक साथ हमने वहाँ पे परेड पे पार्टिसिपेट किया था। तो इससे भी हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने का मौका मिलता है। स्पंदन हुआ था, वहाँ पे अभी हमने प्रोग्राम किए थे, जैसे डांस हो गया और एक्ट हो गया। तो इसमें हमें बहुत हेल्प मिली कि हम आगे बढ़ सकें, सोशलाइज कर सकें, जो कि एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर ऐसी ये स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। और अब बात उस विभाग की जो भविष्य की भाषा लिख रहा है, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। कोडिंग, AI और इंजीनियरिंग के इस दौर में यहाँ के छात्र दुनिया को अपना हुनर दिखाने के लिए तैयार हो रहे हैं। हाईटेक कंप्यूटर लैब्स और रोबोटिक्स पर काम करते ये युवा कल के डिजिटल इंडिया का चेहरा हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं आम्रपाली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में, और हमारे साथ में है डीन डॉक्टर प्रोफेसर रविशंकर प्रसाद। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कैंपस कॉलिंग में। यहाँ पर किस प्रकार के कोर्सेज फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में दिए जा रहे हैं विद्यार्थियों को? एक्चुअली हमारे यहाँ UG प्रोग्राम में BTech CSC, देन BTech CSC AIML विथ स्पेशलाइजेशन AIML होता है, और BTech CSC विथ स्पेशलाइजेशन इन IoT एंड साइबर सिक्योरिटी है। ये CSC के हैं। एंड देन हम MTech AIML में भी ऑफ़र करते हैं। हम लोग BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं, एंड BTech कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी फ्लोट करते हैं। हमारे यहाँ BCA का भी प्रोग्राम है जिसमें 2 स्पेशलाइजेशन हम ऑफ़र करते हैं, एक AIML का, एक डाटा साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी का। देन हमारे यहाँ MCA भी है, हमारे यहाँ MTech भी है जो AIML में है, एंड रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में भी है, और PhD हर एक डिपार्टमेंट ऑफ़र करता है। हमारे यहाँ कुल 4 डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन के माध्यम से किस तरह से विद्यार्थियों के भविष्य को ये कोर्स
से जो हैं वो संवारते हैं, इस पर आपकी दृष्टि में क्या विचार है? हम लोग शुरुआत करते हैं करिकुलम डिज़ाइन से। जब हम करिकुलम डिज़ाइन करते हैं तो हमने आईआईटी से प्रोफेसर्स को अपने बीओएस में रखा है इसमें इनपुट लेने के लिए, और हम इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स को देखते हुए करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं और इलेक्टिव्स के माध्यम से हम उसमें उसका समावेश करते हैं। और ये पूरी तरह हम ध्यान रखते हैं कि बच्चा जो है वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वर्क के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व रहे और वो हैंड ऑन एक्सपीरियंस ले, और उसकी लर्निंग तभी इम्प्रूव होगी। हम इंडस्ट्रियल इंटरेक्शन भी करते हैं काफ़ी, जिसके लिए हमने IBM के साथ एक कोलैबोरेशन भी कर रखा है, और हमारा प्रयास कई और ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से कोलैबोरेशन करने का है। हमने गीक्स फॉर गीक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन से भी बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाई है और बच्चों को प्रेरित किया है कि वो GitHub के जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ें, जिसका फलस्वरूप हमें ये देखने को मिला कि बच्चों ने इस तरह के रोबोट्स को डेवलप किया। ये AI इनेबल्ड रोबोट है। ये हमारे फर्स्ट ईयर के बीटेक के छात्र ने, जिसका नाम भावेश पांडे है, उसने डेवलप किया है इसे। और भावेश पांडे जैसे और भी बहुत सारे लड़के हैं जो काफ़ी पेड इंटर्नशिप के लिए भी सेलेक्ट हुए हैं कई जगह से, माइक्रोसॉफ्ट जैसी जगह से। और हमारे यहाँ के बच्चों का उसकी वजह से HCL जैसी कंपनी में, कॉग्निजेंट HCL जैसी कंपनी में, और भी कई कंपनियाँ हैं जिसमें सिलेक्शन हो रहा है। डॉक्टर साहब, डिजिटल युग है, तो ऐसे में यूनिवर्सिटी में नवाचार के माध्यम से किस तरह की स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए चलाए जा रहे हैं, और ख़ासकर जो सुविधाएं विद्यार्थियों को यहाँ पर मुहैया कराई जा रही हैं विश्वविद्यालय की तरफ से? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। और ये इनोवेशन जो है ये ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो रिसर्च एंड इनोवेशन हम बच्चों के अंदर फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर से ही इनपुट डाल रहे हैं। हम कई रिसर्च पेपर जो SCI जर्नल के पेपर्स हैं वो बच्चों को देते हैं स्टडी के लिए, जिससे बच्चे ये जान पाते हैं कि अभी रिसेंट ट्रेंड्स में क्या क्या इनोवेशंस चल रहे हैं, किस एरिया में चल रहे हैं। और फिर हमारे यहाँ इंक्यूबेशन सेल भी है जिसके माध्यम से हम बच्चों का आइडिया जो है वो फ्लोट कराते हैं, और बच्चे फिर उसके माध्यम से जब वो सेलेक्ट होते हैं उसका एक प्लान बना के जमा करते हैं, तो उनको एक इंक्यूबेशन के लिए एक प्रोत्साहित भी हम करते हैं। और दूसरी बात है कि हम बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेरित कर रहे हैं, स्पॉन्सर भी कर रहे हैं, ताकि वो काफ़ी अच्छे लेवल पे जाके अपना प्रदर्शन कर सकें। काफ़ी हैकाथन्स में, जैसे SIH में अभी हमारे यहाँ के बच्चे जो है फाइनलिस्ट रहे हैं, वो चेन्नई फाइनल ऑल ओवर इंडिया में जो फाइनल हुआ था वहाँ पर वो गए, वहाँ उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। और फिर हमारे यहाँ के एटमबर्ग में जो एक नेशनल लेवल का हैकाथन था, वहाँ पर हमारे बच्चे सेकंड पोजीशन लेके आए हैं, जिसके दौरान उनको 60,000 रुपये पुरस्कार के रूप में मिला है। और काफ़ी ऐसे और भी हैकाथन्स हैं जहाँ पर अभी बच्चे हमारे क्वालिफाई हो रहे हैं, एंड मुझे लगता है कि इससे बच्चे के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। डॉक्टर साहब, नई शिक्षा नीति में टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशंस के जो विद्यार्थी हैं उसके लिए क्या कुछ नया और क्या कुछ नई योजनाएं आप देखते हैं? ये जो नई तकनीक आई है, NEP 2020 जो आई है, इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड की हैं, जिससे बच्चों को एक मल्टीडिसिप्लिनरी में जाने का अवसर मिला है। जैसे अगर एक कंप्यूटर साइंस का बच्चा रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन या एडवांस इंडस्ट्री AIML का अगर एप्लीकेशन करे तो इसी एरिया में बहुत अच्छा से कर सकता है। तो इसका ज्ञान लेने के लिए वो कभी रोबोटिक्स या एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का अगर कोर्स को अडॉप्ट करना चाहे या अपने करिकुलम में उसका समावेश करना चाहे तो वो बहुत आसानी से कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी है बच्चों के पास अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन करने की। हमने अपने करिकुलम में इसका प्रावधान दिया है। वो हमने इसको DE के माध्यम से, OE एंड DE के माध्यम से हमने कई कोर्सेज़ को इसमें इंटीग्रेट किया है, जिसके कारण बच्चा जो है एक मल्टीडिसिप्लिनरी का ऑप्शन ले सकता है। NEP में और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसको हम अभी तुरंत मतलब कि ये सारी जानकारी अभी तुरंत डिस्कस करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसमें जो मेजर है वो ये है कि DES मतलब हम लोग इलेक्टिव के माध्यम से काफ़ी
इंटरडिसिप्लिनरी को भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज़ को, जिससे बच्चे के अंदर काफ़ी बच्चों को इसे जानने के भी काफ़ी प्रोत्साहित रहते हैं बच्चे इसे भी जानने के लिए। तो मुझे लगता है कि NEP एक बहुत अच्छा अवसर है जहाँ पर हम एक करिकुलम को उसके हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं और बच्चों को एक सुविधा प्रदान कर सकते हैं जहाँ पर बच्चा एक अपनी मर्ज़ी से अपना एक फ्यूचर को देखते हुए, गोल सेट करते हुए करिकुलम को कोर्सेज़ को अडॉप्ट कर सकता है। डॉक्टर साहब, आपने विषय के महत्वपूर्ण पहलुओं पर हमसे बातचीत की और अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आम्रपाली विश्वविद्यालय में हम जो आजकल आप सुन रहे हैं नया AI जो चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको लेकर हम भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। हमारे बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग पर हम कई कार्यक्रम अपने बच्चों को दे रहे हैं। उसमें BTech, BCA, MCA के बच्चे AI और ML पे काफ़ी काम कर रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है कि चूँकि बड़ी बड़ी कंपनियों में सभी जगह आप देखें कि आज के ज़माने AI का बड़ा नाम हो रहा है, तो इसलिए हम ने पिछले 2 वर्षों से हम इस पर कार्यक्रम अपने बच्चों को दे रहे हैं। हमारे BTech और BCA और MCA के लगभग 500 बच्चे इस समय AI और ML में काम कर रहे हैं। वो गूगल के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, अमेजन के साथ मिलके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव AI और मशीन लर्निंग से संबंधित प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उनको बना रहे हैं। और 360 डिग्री हम शिक्षा की बात करते हैं अपने यहाँ, तो करिकुलर एक्टिविटी के साथ साथ हम लोग को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी फोकस करते हैं, जिसमें उनको डिबेट, हैकाथन में जाना, स्पोर्ट्स और इसके अलावा और जो भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिससे उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, जिससे 360 डिग्री एजुकेशन को सीख सकें, उस पर भी हम पूरा फोकस अपने यहाँ करते हैं। और कोशिश पूरी ये होती है कि अपने विद्यार्थी को हम इस लायक बनाएं कि वो जॉब के साथ साथ अपना स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो नौकरी करे, ऐसा कुछ करें कि नौकरी देने वाला बने। तो एंटरप्रेन्योरशिप भी हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि भविष्य में आप स्टार्टअप वगैरह करके कुछ अच्छा कंपनी के साथ मिलके कुछ अच्छे प्रोजेक्ट बनाएं। आम्रपाली यूनिवर्सिटी जो पहले आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था, 1999 में मॉडर्न एकेडमी सोसाइटी मोदी नगर के अंडर में बना था। और आम्रपाली यूनिवर्सिटी पिछले 27 सालों से विभिन्न रोजगार परक शिक्षा प्रदान कर रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार परक शिक्षा प्रदान कर रहा है। इंजीनियरिंग, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट आदि अनेक क्षेत्रों में बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ से रोजगार परक शिक्षा ले चुके हैं और विभिन्न उच्च संस्थानों में कार्यरत हैं। आम्रपाली यूनिवर्सिटी में हम सिर्फ टेक्निकल एक्सीलेंस पर ही ध्यान नहीं देते, इसके अलावा बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट, उनको इनोवेशन और स्किल्स पर और उनकी एथिकल वैल्यूज़ पर भी हम काम करते हैं। इसके लिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के क्लब बनाए गए हैं। अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट के अंदर एक क्लब है, लिटरेरी क्लब, जिसके अंदर हम बहुत सारे इवेंट आयोजित करते हैं। इन इवेंट्स में हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने के बाद स्टूडेंट्स को उनकी कॉन्फिडेंस, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इन स्किल्स को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की मदद करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट में फोकस किया जाता है, जिसके लिए समय समय पर टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स वर्कशॉप कराई जाती है। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे स्टूडेंट्स देश विदेश की टॉप कंपनीज़ में कार्यरत है, जैसे TCS, एक्सेंचर, विप्रो, और उसके साथ साथ देश की टॉप ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में भी कई स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पर ऑफिसर रैंक में काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडस्ट्री रेडी रहें। उसके लिए हम लोग साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रेड हैट तरह की टेक्नोलॉजीज़ पे हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, जिसके साथ हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उससे अवेयर रहें और मार्केट में सर्व करने के लिए रेडी रहें। मैं आम्रपाली संस्थान से पिछले 20 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे हम छात्रों को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो विश्व भर में चल रहा है और हिंदुस्तान में चल रहा है, उसको देखते हुए हमने अपने पाठ्यक्रम में AI, ML, साइबर सिक्योरिटी और IoT जैसी नई नई टेक्नोलॉजीज़ को भी सम्मिलित किया है। एज अ डीन स्टूडेंट वेलफेयर हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि बच्चों का सिर्फ पाठ्यक्रम से नहीं बल्कि इनमें सर्वांगीण विकास हो, जिसके लिए समय समय पर हम खेलकूद, लिटरेरी क्लब और ऐसी व्यवस्थाएं कराते रहते हैं जिससे कि बच्चे का पूर्ण विकास हो। मैंने अपने कॉलेज से बहुत सी स्किल्स सीखी हैं,
मैंने पिछले ही महीने यहाँ एक वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया था, जहाँ मैंने ऑटोमेशन से कुछ सीखा, जिससे हम ऑटोमेटिकली स्विच लाइट ऑफ कर सकते हैं। और मैं अपने कॉलेज से 1-1.5 साल के अंदर बहुत सारी स्किल्स सीख चुका हूँ। मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेट्स के लिए भी इनरोल किया है, जिसको मुझे कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन मिला है। और मैं आगे अपने आने वाले सालों में ऐसी ही और कुछ सीखते रहूँगा और ऐसी ही एक इंजीनियर बन के दिखाऊँगा इस कॉलेज से। मेरा नाम रोहन गुप्ता है। मैं सेकेंड ईयर आम्रपाली यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हूँ, करंटली परसुइंग AIML इन BTech Computer Science Engineering. So I have represented my college in many national level stages like national games, India Skills, where I have bagged a silver medal at state level and medal of excellence at the North regional level. And talking about my university, they have supported me in each step in my career, and they always try to motivate me, mentor me, and they always been as a back support for me in my journey. And in future I also hope they will support me. And also talking about a main point, they have provided me a scholarship which is 100% scholarship which I get in every even semester. हमने प्रीवियस ईयर में पार्टिसिपेट करा था स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में, और हमने वहाँ एग्रीटेक बेस्ड प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करा था, और मैं आज अपनी टीम के साथ हूँ। सो हमने उसमें फार्मर्स की हेल्प करी थी थ्रू IoT बेस्ड प्रोजेक्ट में। हमने वहाँ पे सेकंड पोजीशन सिक्योर करी थी, और मुझे गूगल से भी अपॉर्चुनिटी मिली थी फॉर जॉइनिंग देयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम टू कंट्रीब्यूट इन AI प्रोजेक्ट्स लाइक जेमिनी एंड AI सर्च मोड। और मुझे समर इंटर्नशिप मिली है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रॉम Amazon, और मैं अपनी टीम से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। मेरे साथ है सॉफ्टवेयर डेवलपर हर्षित सिंह ठगुना and Siddhi Baluja, UX and UI designer, and with Lokesh Paneru. My name is Siddhi Baluja. I'm from Amrapali University, BTech CSC second year, and this is my team, Harshit Singh and Gagandeep Singh Mehra. We have represented Amrapali University at Smart India Hackathon 2025 as the top 5 finalists from Ministry of Earth Sciences. Our project was sand grain mapping system, where we developed an IoT based system that could help researchers in the sand grain analysis. मैंने अपने कॉलेज को बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल हैकाथॉन्स में रिप्रेजेंट किया है। अभी कुछ टाइम पहले हम चेन्नई गए थे SIH के लिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, जहाँ पे हमने ऑल ओवर इंडिया टॉप 5 टीम्स में फिनिश किया था। और इसके बाद हम गए थे इंडिया इनोवेट्स जो हुआ था भारत मंडपम में, वहाँ पे हमने ऑल ओवर ग्लोब टॉप 300 टीम्स में अपनी स्पेस बनाई थी। और हमने इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करे हैं। जो हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से एक है ऑन्टोलॉजी सिस्टम। ऑन्टोलॉजी सिस्टम पूरे ग्लोब के जितने भी डेटाज होते हैं, जितने न्यूज़ होती हैं जो एक नॉर्मल इंसान कवर नहीं कर पाता है, तो वो वेब स्क्रैप करके पूरे इंटरनेट से हमको रिलायबल न्यूज़ देता है, और जो फेक न्यूज़ होती है उनको साइट करके हमारे तक रियल न्यूज़ पहुँचाता है। This university is very nice, and it has very well infrastructure. I get full support from my faculty members, and also I would like to share that I am an international and national gold medalist in yoga, and I am getting full support from my college to pursue this passion. Also I am getting full support from different faculty members, and full support I am getting from this. मैं आम्रपाली यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ एकेडमिक लेवल पर बल्कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी मुझे और मेरे साथियों को आगे बढ़ने में प्रेरित किया है। कुछ टाइम पहले मेरे को यहाँ एज अ टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की भी पोजीशन मिली थी, जिसमें मैंने भावपूर्ण तरीके से अपना योगदान दिया था। हम आम्रपाली यूनिवर्सिटी के BTech CSE के छात्र हैं। हमने 2025 में नवंबर के समय पे एटम क्वेस्ट पे पार्ट लिया था, जो कि एटमबर्ग टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा ऑर्गेनाइज़ कराया गया था। इसमें हमने एक रोबोट बनाया था जो कि ऑटोनोमस था, और उसमें हमने AI टेक्नोलॉजीज़ और IoT का यूज़ किया था। इस कंपटीशन पे हमने फर्स्ट रनर अप पोजीशन सिक्योर की थी, और हमको एज अ प्राइज़ 60,000 रुपये का इनाम मिला था। तकनीक और शिक्षा के ये रंग तो बस शुरुआत है। आम्रपाली यूनिवर्सिटी का फलक बहुत विस्तृत है। कैंपस कॉलिंग के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे यूनिवर्सिटी के कुछ और शानदार पहलू और जानेंगे यहाँ की कुछ और ख़ास फैकल्टीज़ के बारे में। तो आपने देखा कि किस तरह आम्रपाली यूनिवर्सिटी शिक्षा,
कौशल और रोजगार के अद्भुत संगम के साथ विद्यार्थियों के भविष्य को नई दिशा दे रही है। ये हमारे कार्यक्रम का पहला अंक था। कार्यक्रम के दूसरे अंक से भी आपको रूबरू कराएंगे और अन्य पहलुओं के बारे में जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।